मैं आपको बता दूं कि मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगा, वो पश्चिम बंगाल जहां पर इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी अलग हो गई। वो पश्चिम बंगाल जहां पर संदेश खाली की चर्चा हो रही है। वो पश्चिम बंगाल जहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 35 सीट जीतने का लक्ष्य है। वो पश्चिम बंगाल जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 18 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 35 का लक्ष्य रख रही है। तो पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे, एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले हम पश्चिम बंगाल की अब हम बात करें, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन कहां खड़ा है। तो बिल्कुल आइए सबसे पहले बात करते हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन कहां खड़ा है। तो आइए देखते हैं क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वोट प्रतिशत के लिहाज से। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की बड़ी तस्वीर निकलकर क्या सामने आ रही है, तो ये देखिए वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें, एनडीए 41% और इंडिया की बात करें तो 7% और टीएमसी 42% और अन्य 10%, यानी 41 और 42 टीएमसी और अगर एनडीए की बात करें तो मुकाबला कांटे का दिख रहा है पश्चिम बंगाल में, मुकाबला रोचक दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। और बड़ी बात यह कि ये जो वोट प्रतिशत है ये सीटों के लिहाज से कैसे तब्दील होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वोट प्रतिशत पर एक एक प्रतिक्रिया जरूर बनती है हमारे तमाम खास मेहमानों से। विनोद जी, सबसे पहले आप बताइए क्या कहेंगे, ये वोट प्रतिशत क्या इशारा कर रहा है? वोट प्रतिशत इशारा ये कर रहा है कांटे की टक्कर है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है जी। पेंच ये है कि ममता बनर्जी अपने को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानती हैं जी, अलग नहीं हुई हैं। यहाँ हम उनको अलग दिखा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ उनके साथ जी। तो अब ये कांग्रेस का जो 7% वोट दिख रहा है ये किस करवट जाएगा और इसका क्या असर पड़ेगा, ये एक महत्वपूर्ण है। लेकिन वोट खाली अगर ममता और बीजेपी की बात करें जी तो कांटे की टक्कर है 41-42% वोट परसेंट के हिसाब से। प्रदीप जी, 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब से अब में स्थितियों में बहुत, राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत अंतर आ गया है। जो 2021 में नहीं हुआ, यानी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बंगाल में बनना चाहती थी, नहीं बन पाई। मेरा मानना है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बंगाल में बन जाएगी। सीटें कितनी आएंगी ये बाद में पता चलेगा। प्रदीप जी, माफी चाहूंगा। अभय जी, कोई बात नहीं। देखिए, मेरा मानना यह है कि ममता बनर्जी 2019 में मुगालते में थी और वो उस एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के लिए ना उन्होंने पेशबंदी की थी, ना उनकी कोई तैयारी थी, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। मथुआ समुदाय का भारतीय जनता पार्टी को एक असाधारण, उन्होंने कहा था कि हम सीए लागू करेंगे, वो लोग इंतज़ार करते रहे। अभी थोड़े दिन पहले ही पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें मथुआ समुदाय 100% टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो भाजपा ने केवल उसमें से 1 सीट जीती थी। अब वो फिर सीए लाए हैं, फिर उसका वोट खींचने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं इसमें। ममता बनर्जी, आपका आंकड़ा भी बता रहा है कि अभी भी वो आगे हैं। चलिए, आंकड़ा, ये वोट प्रतिशत की बात हुई और आइए अब जल्दी से सीटों के लिहाज से क्या तस्वीर बन रही है पश्चिम बंगाल की, जिसका इंतजार पूरे देश को है, हमारे तमाम दर्शकों को है। आइए वो तस्वीर अब देखते हैं कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो आप ये देखिए 19 सीट यहां पर एनडीए को मिलती हुई दिख रही है। और अगर इंडिया की बात करें 0 और टीएमसी की अगर बात करें 23 सीट टीएमसी को मिलती हुई दिख रही है। इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया मतलब लेफ्ट और कांग्रेस की बात, यानी खाली हाथ रहेंगे दोनों। और एनडीए 19 सीट और टीएमसी 23 सीट, ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की हम बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 23 सीट, एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ये बात कह रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 19 सीट, ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। और अगर लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें तो 0, तो पश्चिम बंगाल में 23 सीट की बात इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता टीएमसी के।
एक बार हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, क्या कहेंगे इस आंकड़े पर आप? देखिए, ये आंकड़े आपका अपना पोल है, ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो पोल का सर्वे है, आप अपनी रिपोर्ट दे रहे जी। हैं। लेकिन जहां तक बंगाल में यथार्थ के धरातल की बातें हैं, उसमें ये आंकड़ा कहीं टिकेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो 19 सीटों का दावा आप कर रहे हैं, ये एक हवाई जैसा प्रतीत आज की डेट में मुझे होता है। और मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी इस बार दहाई के आंकड़े को स्पष्ट सीटों के मामले में पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाएगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। खैर, ये आपका दावा, बीजेपी से भी बात करेंगे। लेकिन अब आइए पूरे देश की तस्वीर देख लेते हैं कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। पूरे देश की एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है इस पूरी मुकम्मल तस्वीर को लेकर। जी, तो बिल्कुल आइए अब देखते हैं कि वोट प्रतिशत के लिहाज से पूरे देश की तस्वीर किस तरह की बन रही है। वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन कहां पर खड़ा है, तो आइए देखते हैं वोट प्रतिशत का वो दिलचस्प आंकड़ा जो आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है। और ये देखिए, 46% एनडीए, 39% इंडिया और अन्य की बात करें 15%। ये वोट प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। वोट प्रतिशत के लिहाज से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने है। 46% एनडीए, 39% इंडिया और अन्य की अगर बात करें तो 15%। लेकिन इस 39% में एक बात आपको और बता दें, ये जो 39% है इसमें टीएमसी शामिल है। ये वो वाले इंडिया का डाटा है जो इस वक्त आपके सामने है। तो ये तस्वीर, यानी अगर टीएमसी को इससे बाहर करते हैं तो कुछ अंतर आ सकता है। लेकिन अब ये वोट प्रतिशत सीटों में किस तरह से बदल रहा है, कितनी सीट किसको मिल रही है, आइए पूरी तस्वीर अब देखते हैं, देश भर की तस्वीर। तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अगर हम सर्वे की बात करें तो इस लिहाज से तीसरी बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार और इस बड़े आंकड़े के साथ एक बार फिर मोदी की वापसी। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक एनडीए को 366 सीट मिलने का अनुमान है। 366 सीट एनडीए को मिलने का अनुमान और इंडिया 156 सीट। लेकिन एक बड़ी बात कि 370 से चूकता हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो 316 सीट बीजेपी के 366 में से, और अगर हम बात करें एनडीए की तो ये 366 का आंकड़ा है। तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं 370 का, लेकिन वो नहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। 400 पार एनडीए की बात हो रही है, वो नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक बड़े नंबर के साथ तीसरी बार मोदी सरकार, ये तस्वीर तो लगभग साफ होती दिख रही है। दिमाग आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे आप? ये तो साफ दिखा रहा है कि बहुमत आ रहे हैं उनको, और जी। जो वो चाहते थे वही हुआ। 400 पार का नारा है, लेकिन नारा तो बड़ा लगाना ही चाहिए, और 366 है, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। और इसमें
आप जो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, जी। पश्चिम बंगाल पर मैं ये कहूंगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव ऐसा होने वाला है रोहित, जिसमें आखिरी मौके तक उसको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, क्योंकि जितना सघन और जितना प्रचार इमोशनल ममता बनर्जी करती हैं, मेरे ख्याल से कोई भी नेता विपक्ष का नहीं है जो उस तरीके से चुनाव प्रचार करता है। लेकिन और एक बात और है, अगर आप ठीक है ममता बनर्जी अगर करेंगे सघन प्रचार, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर बंगाल के लिए बड़ी रणनीति बनाई है जो दिख भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर ये बात सही है। और ममता के फॉर्मूले पर, खैर वो सिंगूर की बात थी, नंदीग्राम की बात हो, संदेश खाली लेकर आई है। देखिए, प्रधानमंत्री वहां पर बार बार दिखाई देंगे, गृह मंत्री वहां पर बार बार दिखाई देंगे, ममता बनर्जी ने भी 85 रैलियां प्लान की हैं। पर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से एक मुद्दे को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर लाती हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पर लाती हैं, संवाद करती हैं लोगों से, उसमें ममता बनर्जी मेरे ख्याल से बाकी सारे विपक्षी दलों में सबसे आगे है। अभय दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संदेश खाली पूरे पश्चिम बंगाल में 350 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं जी। संदेश खाली का आंदोलन केवल 2 ब्लॉक में है। भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत एम्पलीफाई करना चाहती है, तो उसको न केवल वहां बल्कि सारे देश में ले जाना चाहती है, लेकिन आंकड़ा का हकीकत यह है कि वो आंदोलन 2 ब्लॉक से बाहर नहीं गया है अभी तक। जी प्रदीप जी, देखिए 2019 की बात करें या 2021 की बात करें, ममता बनर्जी के खिलाफ जो आरोप थे, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी जो मात्रा थी इस बार बहुत ज़्यादा है। खासतौर से शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह का आरोप लगा है, जिस तरह के उनके मंत्रियों के घर से नोट बरामद हुए हैं, और उसके अलावा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पहली बार ममता बनर्जी डिफेंसिव पर हैं ऑफेंसिव की बजाय। सर देखिए, इसमें 2 बातें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वो पूरे देश में घूमेंगे। ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में घूमेंगी, तो ममता बनर्जी के पास ज्यादा वक्त होगा और ज्यादा समय होगा कि ज्यादा कनेक्ट बना सके, नंबर 1। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार को लेकर के ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो वर्ग तो बीजेपी के साथ पहले से ही है, वो रहेगा। लेकिन जो ममता बनर्जी का वोटर है, क्या उसमें बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है जी। मैं आपके पास होगा विजय जी, क्या कहेंगे आप? ये लेकिन आंकड़ा देखिए 366, ये भी कोई कम नंबर नहीं है। कम नंबर नहीं है। हालांकि हम भले बात करें कि 370 का है साहब, 400 का है, लेकिन 366 लेकर 370 और 400 का यदि नारा जो दिया गया वो इसको 366 को जस्टिफाई करता है, मतलब वो उस पर पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है जो 46% आपने वोट कहा है, उसमें बीजेपी का कम से कम 5% वोट बढ़ रहा होगा, 42% होगा। लेकिन वेस्ट बंगाल पर एक बात बोल दूं, एक तो पहले ममता जी को शुभकामनाएं उनके स्वास्थ्य के लिए। उनको चोट कल लग गई थी, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनका फ्रैक्चर हो गया था, तो चुनाव में वो बेहतर तरीके से रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीएए का सबसे बड़ा फायदा वेस्ट बंगाल में होने वाला है। जी, ये बड़ा पॉइंट है, सीएए का बड़ा फायदा। मथुआ की अगर बात करें जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि 2008-9 में जिस तरीके से सिंगूर का मामला सुलगा था, संदेश खाली यदि सुलग गया तो आपकी पूरी तस्वीर पलट जाएगी 19-23 वाली। दूसरा, आपने दिखाया कि 1% वोट उनका 2019 से कम हुआ है, यानी 43 था 42 पे आया है। और वहाँ जो ममता बनर्जी के पास जो वोट है वो 30% मुस्लिम और 13% अन्य। यदि वो 3% वोट यदि झुका तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी तस्वीर आपको बदली हुई दिखेगी। तो ममता के सामने ये दोनों चुनौतियों को से जूझना पड़ेगा और उसमें अपने वोट को भी संभालना पड़ेगा और इशू भी गर्म न होने पाए। ये बड़ी चुनौती है। यशवंत आपके पास आऊंगा, लेकिन बाद में, पहले में सबकी प्रतिक्रिया, क्योंकि फाइनल नंबर की बात है, इसलिए आपके पास बाद में। जी रामकृपाल जी, क्या कहेंगे आप? ये जो 300 हम देख रहे हैं, 366 की अगर बात हो रही है, तो हम 370 की और 400 की बात कर रहे हैं। फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, लड़का जब कोई एग्जाम देने जाता है, विद्यार्थी, तो वो 100 में 100 की बात करता है जी, क्योंकि जानता है कि उसे अगर 98% भी मिलना है तो 100 की कल्पना करेगा जी। मैं उस नारों पर नहीं जा रहा हूं। देखिए, रिमार्केबल चीज ये है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 14 से बेहतर 19, 19 से बेहतर 24 जी, क्योंकि बीजेपी अगर 303 से एक भी सीट ऊपर पा रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी का जो नारा था वो ये था कि 19 से बेहतर प्रदर्शन 24 में जी। और ये कोई भी सत्ता, केंद्रीय सत्ता अगर लगातार सत्ता में नहीं आ रही है, बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता में आ रही है जी, तो ये अपने आप में इतिहास रचना होगा। बिल्कुल। सौरभ सिकंदर जी, आपकी प्रतिक्रिया, टीएमसी को आपने सुना था, ये आपका माइक है सर जी। आपको लगता है पश्चिम बंगाल का जो ये आंकड़ा आपका है, आप जैसे
टीएमसी कह रही है कि आप दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे, डबल डिजिट में नहीं जा पाएंगे। मैं 3 चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा जी। आप अगर जैसे 21 का चुनाव का जिक्र कर रहे हैं तो वहां पे देखना महिला वोट जो है बंगाल का वो टीएमसी के तरफ ज्यादा गया था जी। इस संदेश खाली इंसिडेंट के बाद मैं दुबे जी से थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा यहाँ पे कि 2 ब्लॉक का बोला है कि उसका असर हुआ है जी। वास्तव ये है कि बंगाल के सारे माँ बहने इस इशू को अपना अपमान मान रहा है, इसीलिए महिला वोट जो है, महिला वोट इस बार ममता बनर्जी से दूर जाएगा। दूसरा जैसे सीए है, सीए का फायदा तो मिलेगा ही, पूरा जो जितने वहां पे मथुआ और नमोशूद्र प्रजा उस कम्युनिटी के लोग हैं, और उसके साथ मोदी जी के विकास और टीएमसी का ये चोरी भ्रष्टाचार, तो ये आंकड़ा आपको लगता है 35 का टारगेट जो आपने रखा है वो जरूर ये 35 का टारगेट पूरा करेंगे जी, और उससे ऊपर भी जाएंगे। बिल्कुल, हम यशवंत जी का कमेंट लेंगे, लेकिन यशवंत जी उससे पहले बंगाल की जनता को भी सुन लेते हैं। मेरे सहयोगी रविकांत मौजूद हैं कोलकाता में, उनसे हम बात करेंगे। रविकांत, आपके साथ लोग मौजूद हैं वहां पर, क्या कुछ लोगों का कहना है इस सर्वे पर, फाइनल फिगर पर और बंगाल की फिगर पर? रोहित, सर्वे के साथ ही जो है बंगाल में भारी बारिश शुरू हो गई है। इस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश है। लोगों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर शेल्टर में लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार बंगाल के चुनाव में? मुझे एज इफ लाइक मेरा नाम ऋषभ चौधरी है एंड बंगाल के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉम लास्ट 10 ईयर लाइक दीदी अच्छा खासा जीत चल रहा है एंड बंगाल के हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ दीदी आएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार बंगाल में कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? जो अच्छा काम किया है उनको आना चाहिए। बीजेपी या टीएमसी? नहीं, वो तो एक जगह तो नहीं है, सब जगह मिला के जो जहाँ काम किया है अच्छा उनको ही आना चाहिए। ये जो मुद्दे हैं सीए और संदेश खाली, इनका कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव पे? हाँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हर जगह में एक तरह का असर नहीं पड़ेगा, जहाँ जहाँ इसका ओपिनियन के हिसाब से पड़ेगा। आप लोगों से बताइए, आप लोग यंग हैं, क्या लग रहा है इस बार संदेश खाली और सीए का जो मुद्दा बीजेपी लाई, उसका असर पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो इस बार जो कलकत्ता में जो हो रहा है, अभी हो रहा है मोदी या नो मोदी, ठीक है? तो बहुत जन हो रहा है कि जो मोदी के पक्ष में है और जो हो रहा है मोदी के पक्ष में नहीं है। अब मेरे को लगता है बंगाल में लीड करने वाली मतलब टीएमसी की पार्टी ही रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अच्छे से रहेंगे। मोदी गवर्नमेंट मेरे को नहीं लगता यहाँ पर अभी आना चाहिए, वो गुजरात में रहे ना, बाकी सब जगह रहे, बट यहाँ नहीं, यहाँ भी टीएमसी चाहिए। तो इस तरीके से लोग जो है वो अभी भी टीएमसी को लाइक कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पर हम आज दिन भर घूमते रहे, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बीजेपी की भी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। दिवांग, कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में आप जा रहे हैं यशवंत के पास। देखिए, ये जो 41-42 है, उसमें जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो 7% कांग्रेस का है जी। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये वो वोट है जो अगर कांग्रेस मिली होती टीएमसी के साथ तो बीजेपी के पास इसमें अधिकांश वोट जाता। तो ममता ने ये जो कोशिश की कि ये अलायंस नहीं किया, उसका उनको सीधा फायदा होगा। ये वो लोग हैं जो ममता बनर्जी से नाराज है। मैं आपके पास आऊंगा, राकेश जी आपके पास आता हूं, एक बार प्रतिक्रिया जरूर लीजिए। यशवंत, ये जो पूरा आंकड़ा, जो मुकम्मल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, 366, 156, जाहिर सी बात है पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन इस पूरे आंकड़े के पीछे क्या देखते हैं आप? ये सिर्फ एक चेहरा नरेंद्र मोदी, और अगर विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन कई चेहरों को लाने की कोशिश की और कई साथ नहीं आए, कई साथ छोड़ गए। देखिए, जो देश के मूड की अपनी एबीपी सी वोटर की सीरीज़ है, दिसंबर के अगर आप आंकड़ों को देखें तो 325 के आसपास जो हमारा अनुमान था उसके ऊपर ये बढ़ा है जी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी ध्यान रखिए कि ये जो बढ़त हुई है ये दरअसल ऑर्गेनिक बढ़त नहीं है, ये मर्जर एंड एक्विजिशन की बढ़त है। उस आकलन के बाद से अभी तक में दिवांग, हमने बिहार का एक्विजिशन देखा, हमने अभी 1 हफ्ते पहले जब हम सर्वे कर रहे थे हमने आंध्र प्रदेश का एक्विजिशन देखा। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ हैं प्रभु, वो बोल रहे थे कि 1 हफ्ते में कैसे एनडीए को 20 सीटें, वो एनडीए की 20 सीटें नहीं है, बीजेपी की नहीं है, वो चूंकि हमारे सर्वे में टीडीपी 20 सीटें आगे थी और टीडीपी ने एनडीए ज्वाइन कर लिया तो 20 सीटें इधर आ गई। तो सीधी सी बात है कि ये जो 325 से, अगर लोग बार बार पूछते हैं मुझसे ये 400 की लड़ाई कैसे होगी,
370 की कैसे होगी? तो ये 325 तक तो मामला आप जो कह रहे हैं वो सही है कि 303 के ऊपर एक भी सीट गई तो इसको बढ़त माना जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी हम माने, चाहे मैंने मजाक में ही बोला था कि एक साकार एनडीए, एक निराकार एनडीए, ये इसमें ये सारी चीजें शामिल हैं, क्योंकि इसमें जैसे जैसे ये काफिले में लोग बढ़ेंगे, कारवां बढ़ेगा। अब इंडिया अलायंस का कारवां बहुत बड़ा होने वाला था, होते होते वो सिकुड़ा है। और जिस एनडीए को हम हर कोई पत्रकार और सारे लोग एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि देखिए साहब इनके तो अलायंस पार्टनर ही खत्म हो गए, ये अंत तक आते आते उनके कारवे में डब्बे बढ़ते। लेकिन यशवंत एक बात और, ठीक है, ये आपने कहा कि ये जो बढ़त हासिल हुई अगर दिसंबर से अभी तक की, ये जो सहयोगी आए उनकी वजह से बढ़त है। लेकिन चुनाव अभी घोषित होगा कल, उसके बाद जो हम कहते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में कि अभी जब चुनाव उठेगा तब तो इसमें और भी तब और वो स्विंग भी तो है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल रोहित, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि जो लगभग ऑन एन एवरेज 10% डोंट नो कांट से हमारे सर्वे में आते हैं जी। जब चुनाव का ये कैंपेन बढ़ेगा उसका बड़ा हिस्सा जीतने वाले की तरफ जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के केस में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा। पूरे भारत में औसतन 10% हमारा डोंट नो कांट से आता है, बंगाल में 20% आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस अक्सर जो हम लोग कहते हैं, पूरी दुनिया में सर्वे करते हैं, सामान्य तौर पर पॉलिटिकल वायलेंस से डरे हुए लोग उस समय अपनी बात को छुपाते हैं जब वो स्थानीय सत्ताधीश के विरोध में कुछ भी बोलने से डरते हैं। और ये 20% का जो आंकड़ा डोंट नो कांट से का है, मुझे लगता है कि टीएमसी के लिए ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। जी एक चीज जोड़ना चाहता हूं, जो दिमाग ने कहा कि 7% वोट कांग्रेस का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता, ममता जी के लिए फायदेमंद हुआ है। लेकिन मैं ऐसी शहादत के लिए बधाई दे सकता हूं कांग्रेस को कि अपनी 2 सीटें वो इस चक्कर में खो रही है, जो बहरामपुर की और वहां की मालदा दक्षिण की हो सकती थी। ममता बनर्जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कांग्रेस का। राकेश जी संक्षेप में मुझे ब्रेक भी लेना जी। यूपीए में जब 2019 में 5% कांग्रेस के पास था और 6% लेफ्ट के पास था, उस हिसाब से देखा जाए तो 3-4% तो कम हुआ है। और कम हुआ वोट सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, लेफ्ट का भी है। और वो वोट शिफ्ट हुआ है इधर, कहाँ, ममता की तरफ और बीजेपी की तरफ। तो ऐसे में ये कहना कांग्रेस पार्टी वहाँ पे खाता नहीं खोल रही, लेफ्ट भी खाता नहीं खोल रही, तो ये वोट जाएगा क्यों उस तरफ? नहीं वो तो जो यशवंत बता रहे हैं कि 20% लोग आपने बताया, 20% लोग पश्चिम बंगाल में ऐसे जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते, इनका कहना है। बाकी देश भर में औसतन ये 10% का रहता है, बंगाल में 20% है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड में भी लोग बोलने से डर रहे। बिल्कुल। तो 20% की खामोशी जो है ना, उसकी गूंज शायद नतीजों में सुनाई दे। बारे में बात कही जा रही है कि 20% लोग जो है बोलने से डरते हैं, वो देश पर भी लागू होती है जी, इसलिए लागू होती है। आंकड़ों के लिहाज से यशवंत का कहना है कि देश भर में वो आंकड़ा 10% का है। पूरा करने दीजिए ना जी, पूरा तारते में टूट जाता है ना, मैं जो बोल रहा हूँ। देखिए जिस तरह का पूरे देश में वातावरण है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 370 आ रही है, 350 आ रही है, 400 आ रही है, तो बहुत सारे लोग जो इससे इत्तेफाक न रखते हैं वो भी वही बोलेंगे जो वातावरण है। ये भी एक सर्वेज में ये चीजें आती हैं, इसीलिए कई बार सर्वे गलत भी हो जाते हैं। फाइनल तस्वीर, पूरी पिक्चर आपके सामने है। अगर हम एनडीए की बात करें तो 366 सीट पर एनडीए खड़ा है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, और इंडिया की बात करें तो 156 सीट और अन्य 21 सीट। और आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भी ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है, इंडिया में किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। तो आइए वो तस्वीर अब देखते हैं कि गठबंधन में किसको कितनी सीट मिल रही है। और आइए वो तस्वीर अब हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सहयोगियों के सहारे आंकड़ा कहां तक पहुंच रहा है। देखिए 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल, एनडीए के सहयोगी किसको कितनी सीट, टीडीपी की अगर बात करें, टीडीपी और जनसेना की बात करें 17 सीट, और जेडीयू एलजेपी को अगर मिला दें तो 15 सीट यहां पर सीधे तौर पर बनती हुई दिख रही है। और आगे देखिए आप, इसके अलावा आजसू की बात करें 1 सीट, जेडीएस की बात करें, कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूं तो 2 सीट, और शिवसेना एनसीपी 6 सीट, यहां पर यह तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा एनपीपी 2 सीट, एनडीपीपी 1 सीट, और यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीए के सहयोगियों की जो स्थिति है वो इस वक्त आपके सामने है।
जी हाँ, सहयोगियों की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। ये एनडीए की पार्टियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि 370 की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 400 पार की बात कह रही है बीजेपी के नेता, कहते हैं कि एनडीए 400 पार करेगा। और ये जो 400 पार की बात है, ये जो तमाम आप देख रहे हैं पार्टियों के नाम, ये इन्हीं सहयोगियों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और चर्चा की शुरुआत इस तरफ से इस बार करेंगे। जी, क्या कहेंगे रामकृपाल जी आप? अभी जो हम बात कर रहे हैं 400 पार की बात हो रही है, 370 की बात हो रही है, लेकिन जैसे कुछ लोगों का कहना है कि अभी चुनाव आगे बढ़ेगा तो स्थितियां बढ़ेंगी, लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ेगा तो विपक्ष को भी तो वो भी तो चुनाव प्रचार में जुटेंगे। रोहित जी देखिए, एक बात है, क्रिकेट मैच जैसे होता है तो लोग कोशिश करते हैं कि पारी से जीते जी, लेकिन अगर आप कोई मैच पारी से जीतते हैं या एक रन से, ट्रॉफी वही रहती है जी। तो सीधी बात है कि 2024 में अगर बीजेपी एनडीए जीतता है जी, तो ये सबसे बड़ी बात है जी। कितनी सीटों से जीतता है, वो 400 एनडीए होती है या बीजेपी 370 होती है, नहीं होती है जी। ये सेकेंडरी बातें हैं, ट्रॉफी वही रहती है, एक रन से जीते। बिल्कुल, ट्रॉफी तो तीसरी बार ले जाते हुए दिख रहे हैं मोदी साफ तौर पर, और बड़े अंतर से। जी बिल्कुल, हमारे साथ मीता चक्रवर्ती मौजूद है, इस वक्त कांग्रेस की नेता है, उनसे हम बात करेंगे। जी मीता चक्रवर्ती जी, क्या कहेंगे आप? जो ओपिनियन पोल सामने आया है, कांग्रेस और लेफ्ट की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में शून्य पर दिख रहा है, कोई खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप? नमस्कार। पहली बात तो ये है कि ये एक ओपिनियन पोल है और हम इस ओपिनियन पोल के डेटा को बिल्कुल विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग ये रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहरमपुर में जहां अधीर रंजन चौधरी 25 साल से 5 बार के एमपी है वो वहां पर हारने वाला है। और 2019 में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं था। डिस्पाइट दैट हमारी मालदा दक्षिण में हमारी डालूदा एमपी बने और बहरमपुर में पिछले 25 साल से वहां से अधीर रंजन चौधरी एमपी है और मुझे नहीं लगता कि बहरमपुर मालदा दक्षिण में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हारने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं एग्री नहीं करती आपकी फाइंडिंग्स के साथ। लेकिन आपको ये नहीं लगता दूसरी बात ये है अधीर रंजन चौधरी जी की सीट फंसा दी? जी नहीं, दीदी ने जो कैंडिडेट दिया है वहां पर विद ड्यू रिस्पेक्ट वो क्रिकेटर है, पर वो वहां से नहीं है, वो वेस्ट बंगाल स्टेट से ही नहीं है। अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से है, वो उस मिट्टी से जुड़े हुए इंसान है, तो वो किसी भी हालत से मुझे नहीं लगता वहां पर हारने वाले। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 टीएमसी की। बिल्कुल मीता जी, आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ जी, क्या कहना है आपका? मीता जी कह रही हैं कि हमारी भी सीटें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है हर पार्टी दावा करेगी, लेकिन जो मैं फिर से सुई वहीं अटकी है जो यशवंत जी ने बात की, 20% वोटर पश्चिम बंगाल का। क्या आपको लगता है, जो ये कह रहा है कि साहब हम कह नहीं सकते, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी क्या बात है, किस इश्यू पे आपको लगता है कि वो लोग आपके साथ आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बंगाल जैसा पॉलिटिकल वायलेंस पूरा देश में कहीं नहीं होता है। पूरा देश में लोग किसको चाहते हैं ये खुलेआम कैमरा के सामने बोलने से डरते हैं, क्योंकि आप लोगों ने दिखाया और पूरा देश देखा था कि संदेश खाली में जो संवाद माध्यम कवर करने गया था उसको भी झूठा केस में फंसाया गया था। तो अगर मीडिया का ये हाल है तो आम आदमी खुल के कैसे बात करेंगे? दूसरा, मीता दीदी जो बोल रहे थे जी, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूं। जो डालू जी पिछले बार केवल 8000 वोट से जीते थे, मैं खुद मालदा डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, और अधीर रंजन चौधरी जो 2, 2.5, 3 लाख वोट से जीतने वाले वो थे कांग्रेस के, वो पिछले बार केवल 80,000 वोट से जीते थे। और दक्षिण मालदा में बीजेपी सेकंड में थे और बहरमपुर में भी हमने एमएलए जीता है, वहां पे भी हमारा वोट बढ़ा है। यानी आपको लगता है आप तस्वीर बदलेंगे? हमारे साथ संजय शर्मा भी मौजूद हैं। संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता। संजय जी, क्या कहेंगे? बीजेपी नेता को आपने सुना, उनका कहना है कि पॉलिटिकल वायलेंस वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा हो रही है, महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे? आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं बहुत देर से अपनी पारी का इंतजार कर रहा था। जी, अपनी बात इस बार चुनाव परिणामों
चुनाव परिणामों को लेकर जो आकलन और जो दावा और जो सर्वे की बात कही जा रही है, 2004 का सीन मुझे याद आता है जब इंडिया साइनिंग और फील गुड फैक्टर से सारे देश को लबालब कर दिया गया था, लेकिन एनडीए सरकार गिर गई। इस बार के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए भयानक रूप से अप्रत्याशित चुनाव परिणामों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। इन 5 सालों में देश की जनता को जो तकलीफ इन लोगों ने दी है, देश में जो त्राही की स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न करके रखी है, देश की जनता चुपचाप जाएगी और मोदी जी को विदाई देकर आएगी। ये लोग बंगाल की बात करते हैं, बंगाल के जो धरातल की राजनीति इनको करना आती नहीं है। बंगाल गंभीर राजनीति करने वाला राज्य है, यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से पूरी तरह जागरूक हैं और ये लोग लोगों को बरगला कर, लोगों को मिसगाइड करके, लोगों को तकलीफ देकर ये सोचते हैं कि राज्य सरकार को बदनाम करेंगे और बंगाल में सीट ले आएंगे। ये मुगालते में है। ठीक है, संजय जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी क्या कहेंगे आप? 366 एनडीए दिखा रहा है एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 156 इंडिया, क्या कहेंगे आप? यानी विपक्ष तो कहीं नहीं है, दूर दूर तक जो आंकड़ा दिख रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास, रोहित जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 330 से और 272 के बीच में सिर्फ 31 सीटों का फासला है और इन 31 सीटों को हम 2019 के बाद से पहले ही कवर कर चुके हैं। ये जिस प्रकार से इन्होंने दिखा रखा है, ये आपका ओपिनियन पोल है, आपको नतमस्तक, लेकिन ये देश आज भी मणिपुर भूल नहीं पाया है। इस देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी पिछले 10 सालों में चल रही है, वो नहीं भूल पा रहा है। पिछले 10 सालों में 150 लाख करोड़ का कर्ज हमारे ऊपर आ गया है। ये इकोनॉमी की स्थिति है और स्थिति ये भी है कि हमारे ठीक है आशुतोष जी, आपसे संपर्क टूट गया, अभी बात नहीं हो पा रही है, दोबारा आपसे बात करेंगे। यशवंत जी, अब पूरी चर्चा के हम आखिरी दौर में हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, अभी सपा के नेता कह रहे थे, टीएमसी के नेता भी कह रहे थे और कई लोग कह रहे हैं, इस पूरे सर्वे करने के दौरान जब मुद्दों की बात आती है, इश्यूज की बात आती है, क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कोई इशू नहीं टिकता? क्या तस्वीर सामने आई? मुद्दे बहुत सारे आते हैं जी। देखिए, जो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे हमारे साथी संपादक भी जो देखते हैं और सवाल पूछते हैं या आकलन करते हैं, और ख़ासतौर पे विपक्ष के नेता भी, दोनों इस बात को जब बोलते हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, तमाम और मुद्दे बताने या दिक्कतें परेशानी बताने का मतलब ये नहीं होता है कि जनता उस मुद्दे के ऊपर सरकार बदल देगी। जी, बेसिक बात आप ये समझिए। मुद्दे के अलावा जनता ये भी बताती है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए, इस दिक्कत के समाधान के लिए वो किस पे विश्वास ज़्यादा करती है, हल कौन दे सकता है उस मुद्दे का। तो मुद्दा, जब जनता ये बोलती है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बोलती है, हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं कि इसका समाधान कौन देगा, तो जनता को अगर नरेंद्र मोदी के ब्रांड पे ज़्यादा विश्वास है कि इसका समाधान या किसी भी समस्या का, और अगर विश्वसनीयता नरेंद्र मोदी के ब्रांड की ज़्यादा है विपक्ष के किसी भी नेता के ब्रांड के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उस बात को ज़्यादा समझना चाहिए। मुद्दे और इलेक्टोरल मुद्दे के बीच में अंतर करना हमें आना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात। राकेश जी क्या कहेंगे? यशवंत जी ने जो बात कही कि विश्वसनीयता, मोदी की विश्वसनीयता ज्यादा, लोगों को लगता है कि मोदी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन विपक्ष का कोई ऐसा चेहरा नहीं है। क्या यही वजह है कि जो आंकड़ा तस्वीर 366 का सामने आ रहा है? हाँ, जो 366 का सामने आ रहा और जो 156 पे रुक रहा, उसका मूल कारण ये है कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं और उन सारे चेहरों पे अपने राज्य में सीट जीतने की जिम्मेदारी है। और जो एनडीए गठबंधन है उसमें सारी सीट जीतने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पे डाली गई है। जो छोटे छोटे दल आए हुए हैं, वो छोटे छोटे दल पूरे श्रद्धा भाव से आए हैं कि यदि मोदी के साथ जुड़ के हम लड़ेंगे तो कम से कम हमारी सीटें आएंगी। और इधर कांग्रेस इसलिए लड़ रही है, आपके उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम राज्यों पे उन दलों के साथ जुड़ के कि इसी बहाने इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ जाएंगी। तो जो अपने यशवंत जी बोल रहे हैं उसका कारण यही है कि एनडीए गठबंधन के पास एक विश्वसनीय चेहरा है
और इंडिया गठबंधन के पास कोई केंद्रीय चेहरा नहीं। जी मैं आपके पास आऊंगा। विजय जी क्या कहेंगे? अभी लोग बात कर रहे हैं कि मणिपुर नहीं भूला है देश, महंगाई नहीं भूला है देश, ये नहीं हुआ है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये तर्क भी तो है। नहीं, यशवंत जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इशू खत्म नहीं हुए। मणिपुर भी खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी भी खत्म नहीं हुई, महंगाई भी खत्म नहीं हुई, लेकिन उन सब पर नरेंद्र मोदी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह विश्वसनीयता है। लोगों को आज उन पे भरोसा करना दिखाई देता है, वो यकीन करते हैं कि इन आदमी पर भरोसा करेंगे तो कुछ स्थितियां बेहतर यानी लोगों को लगता है बीजेपी ने जो नारा गढ़ा कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, वो नारा लोगों तक सिमर कर गया है, परकोलेट कर गया है। अब ये कितना सच नहीं है इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये परकोलेट कर गया लोगों में, इस बात का भरोसा हो गया। एक चीज और जानना चाहता हूं, 156 सीटों का आपने जिक्र किया है, यानी 30 सीटें इंडिया गठबंधन की बढ़ गई। क्या कांग्रेस के लिए कोई इजाफा हो रहा है? कोई अच्छी खबर है? कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जी देवांग जी आप बताइए। देखिए, एक बात तो साफ है कि मोदी जी का नेतृत्व है, बहुत मजबूत नेतृत्व है, अपनी बात को कहना जानते हैं, लोगों को समझाना अपनी बात जानते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें चीज़ दिखाई दे रही है कि विपक्ष में इस तरह की भूमिका जो कांग्रेस को करनी चाहिए थी, कांग्रेस नदारत है एक तरीके से मैदान से। कांग्रेस के नेता वैसे ही हैं कि भाई 12वीं का अगर चुनाव हो रहा हो और आप लड़के से पूछे किस तरह से की तैयारी हो रही है, भैया उसने कहा कि बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, 5 घंटे के लिए जिम जाता हूँ। तो जिम जाने का वक्त नहीं है तो परीक्षा का समय है, ये समझना चाहिए। कांग्रेस इसी वजह से उस भूमिका में नहीं आ पा रही और इसकी वजह से मोदी जी को एक बहुत साफ क्लियर लीड दिखती है। अच्छे नेता तो वो हैं ही, अच्छी तरह से अपनी बात कहते हैं, पार्टी अच्छी है, पैसा है उनके पास जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पार्टी है, पैसा, ये आप पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कहना है। एक तरफ लोगों का विश्वास है, ये बड़ी बात है, पैसा ज्यादा ये बड़ी बात है। पैसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में जो आंकड़ा है 55 से 60 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ, ठीक है, तो वो पैसा बहुत जरूरी है। अब दुबे जी आप बताइए, देखिए भरोसे की बात हो रही है और एक तरफ आंकड़े की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, बताइए। मैं ऐसी बात कहूंगा, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। अगर हम नोएडा से 100 लोगों को रैंडम चुने, 100 वोटरों को, और उनसे खड़े करके पूछें कि भाई हिंदुस्तान में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसके बारे में आपकी कल्पना क्या कहती है, तो मैं मानूंगा उसमें से 95% लोग ये कहेंगे कि मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि विपक्ष अभी तक उस कल्पना को उन तक पहुंचा ही नहीं पाया है कि मोदी जी का कोई विकल्प है और उसकी कोई सरकार बन सकती है। बिल्कुल, ये विपक्ष की बड़ी कमजोरी। आप किस तरह से, यही सवाल यही है मेरा सब लोगों से, क्योंकि बड़ा सवाल। देखिए, एनडीए और इंडिया में जो गठबंधन में फर्क है वो चुनावी रणनीति का फर्क है। जी, इंडिया गठबंधन में इस बात पर ज़्यादा चर्चा है, जोर है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, जहां सीटों का तालमेल हो रहा है। एनडीए में स्ट्रेटजी ये है कि कौन कितनी ज़्यादा सीटें जीत सकता है, संख्या कौन कितनी लड़ेगा ये गौड़ है, प्रमुख है कौन कितनी सीटें जीत सकता है। आपका सर्वे यही बता रहा है। जी देखिए, सर्वे के मुताबिक जो सर्वे के आंकड़े हैं उससे एक बात स्पष्ट आती है कि मोदी जी की विश्वसनीयता पर तो किसी को कोई शक नहीं। मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता, उनकी ओरेटरी, उनका और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र और साधन, वो एक अलग पक्ष है। और प्लस मेहनत, सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन ने जो विश्वसनीयता अर्जित की थी जब उसका गठन हुआ था पटना की बैठक के बाद, और बंगलौर की बैठक तक जो है, जिस तरह उसका मामला तूफान चढ़ा और लगा कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती बनकर के उभरेगा एनडीए के सामने और बीजेपी के सामने, और जिससे बीजेपी भी घबराई थी, ऐसा नहीं है, वो सारे बयान और सब चीजें याद कीजिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह इंडिया गठबंधन ने अचानक उसकी गाड़ी लड़खड़ाई और उसके बाद उसकी साख में बड़ी कमी आई, तो एक तरफ एक की साख, दूसरे की साख का खत्म होना या कम होना या नीचे जाना, ये भी एक बड़ा तथ्य है, बड़ा फैक्टर है। जी बिल्कुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात देखिए, सबसे बड़े सर्वे की 366 यानी जो 400 पार की बात हो रही है, 34 सीटें दूर उस 400 पार के आंकड़े से, इस बात पर भी गौर करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि कल दिन भर आप एबीपी न्यूज पर चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज देखिए, कल से लगातार नतीजों तक, क्योंकि कल लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है। तो बहरहाल आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।